हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स और बायलैटरल रिलेशन के करंट अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर के जनवरी तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के तहत अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक गुजारिश रखना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर में से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का पहला टॉपिक है वो है करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में। यूएस जो है वो चाइना पे आरोप लगा रहा है कि वो खुद की करेंसी जो कि है युआन, उसको मैनिपुलेट करता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए पहले हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में समझते हैं। देखिए, जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है, कैसे एक कंट्री अपने खुद के करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से मैनेज करता है, इसको कहते हैं हम लोग करेंसी एक्सचेंज रेट। अब जो एक्सचेंज रेट होता है ये 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहाँ पे कि भाई आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा ये चीज़ डिफाइन करती है मार्केट की फोर्सेज। मार्केट की फोर्सेज क्या होती हैं? वो होती है सप्लाई और डिमांड। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 4 आलू रखे हुए हैं। अब अगर इनको आलू को खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो अगर ये 4 आलू पहले 10 रुपए के बिक रहे थे, तो जो दुकानदार होगा वो सोचेगा यार कुछ तो पैसा मिल जाए, कैसे ना कैसे करके इन आलू को निकाला जाए। तो वो इसकी पैसे कम कर देगा, वो इसको 5 रुपए में बेचना चाहेगा। अगर 5 में भी लोग खरीदने नहीं आते तो वो कहेगा भाई 2 रुपए में ले जाओ, लेकिन कुछ तो पैसा है हाथ में। तो बेसिकली इससे हमने समझा क्या, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है, यानी कि आप देखिए आलू कोई खरीदना नहीं चाह रहा तो आलू की डिमांड कम है। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, उसके साथ जुड़ी हुई वैल्यू भी कम हो जाती है। वहीं पे अगर इसको ऑपोजिट लें कि आलू 4 है लेकिन यहाँ पे खरीदने वाले 10 हैं, तो ये दुकानदार क्या सोचेगा, यार हर आदमी को आलू चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको और महंगा बेचूं। जो भी व्यक्ति में क्षमता होगी वो इसको महंगे से महंगा भी खरीद पाएगा। तो हो सकता है ये 10 रुपए की जगह उसी आलू को 50 रुपए का बेचे। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर डिमांड बढ़ी, आलू की यहाँ पे आपने देखा डिमांड बढ़ गई, तो उसके साथ जुड़ी हुई वैल्यू भी बढ़ गई। यही सेम चीज़ होती है डॉलर और रुपी एक्सचेंज रेट में। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, $1 अभी जैसे आप जानते हैं करीब 60 से 70 का है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 70 रुपये लेता हूँ। यानी ऐसा समझिए, अगर कोई व्यक्ति $1 लेके आएगा तो वो 1-1 रुपए की 70 टॉफियाँ खरीद सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले ये वैल्यू $1 बराबर 60 रुपये थी। उससे और पहले जाएंगे तो ये वैल्यू $1 बराबर 50 रुपये थी। हुआ क्या है, टाइम के साथ डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले अगर मैं $1 में 50 टॉफियाँ खरीद सकता था, जब $1 बराबर 50 रुपये था, तो आप समझिए कि मैं $1 लेके आपके पास आया हूँ, आप दुकानदार हैं, तो आप उसी $1 में मुझे 50 टॉफियाँ दे सकते हैं, अगर एक टॉफी 1 रुपए की है तो। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, $1 हो गया है 70 के बराबर। मैं तो वही $1 लाऊंगा, लेकिन अब आपको अपने स्टॉक से 20 टॉफियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी, मुझे 70 टॉफियाँ देनी पड़ेंगी। यानी कि डॉलर की अगर डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये तो था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब एक दूसरा होता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई $1 बराबर 50 रुपये है, तो 50 रुपये ही रहेगा चाहे जो हो जाए। तो ये फिक्स कौन करता है? अब ये किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। तो भारत के केस में ये आरबीआई करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 कॉन्सेप्ट दोस्तों हमको समझ में आ गए। इसके साथ 2 हमको और टर्म समझने हैं। एक तो है डी वैल्यू, या फिर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन। डी वैल्यू या फिर डिप्रिसिएशन का मतलब होगा जब रुपया कमज़ोर पड़ता है। मान लेते हैं अगर अभी $1 बराबर ₹70 है, आने वाले समय में अगर यही $1 बराबर हो गया ₹80, तो यानी कि ये जो रुपया है ये कमज़ोर पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिवैल्यूएशन या फिर डिप्रिसिएशन। दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है, लेकिन बस इनको चेंज कहाँ पे करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप फिक्स्ड वाले एक्सचेंज रेट की बात करें, यानी कोई भी सेंट्रल बैंक, भारत के केस में आरबीआई, अगर जानबूझ के $1 बराबर 70 रुपये से $1 बराबर 80 रुपये कर देता है, यानी जो रुपये है उसको कमज़ोर करता है, तो उसको हम लोग डी वैल्यू कहते हैं। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यही सेम चीज़ होती है, यानी मान लेते हैं अभी डॉलर की डिमांड के अनुसार $70 का है, धीरे धीरे क्या हुआ, डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई।
अब जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो अब $1 बराबर 80 रुपये हो गया। तो यानी यहाँ पे डॉलर तो मजबूत हुआ लेकिन रुपया कमज़ोर हो रहा है, रुपया टूट रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। वो तब कहा जाएगा जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हम लोग बात करेंगे, यानी मार्केट फोर्सेस इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगी। अब बिल्कुल इसकी ऑपोजिट चीज़ है रीवैल्यू या फिर अप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आज $1 बराबर अगर ₹70 है, आने वाले समय में अगर $1 बराबर ₹50 हो जाता है तो इसका मतलब जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है। तो इसको आपने कहा रीवैल्यू हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है। वही सेम चीज़ रीवैल्यू कब बोलेंगे, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो जानबूझ के रुपये को मजबूत करवाए। एप्रिसिएशन कब बोलेंगे, जब ये सब चीज़ें हम लोग मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करवाएंगे, यानी सप्लाई एंड डिमांड पे ये चीज़ डिपेंड करेंगी। तो उसके हिसाब से इसको आप अगर रुपया मजबूत होगा तो एप्रिसिएट बोलेंगे। अब इनके साथ जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, फिर हम चलेंगे अपनी न्यूज़ पे। देखिए, अगर मैं बात करूँ डिवैल्यू या डेप्रिशिएट की, तो दोस्तों समझिए, अगर पहले $1 बराबर ₹70 हुआ करता था और अब रुपया कमज़ोर हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, $1 बराबर ₹90 हो गया है। तो फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ का, जो $1 लेके आपके पास आएगा। मान लेते हैं कोई अंग्रेज़ आपके पास आ रहा है बाहर से, और अगर वो पहले $1 लेके आता था तो आपको उसको 70 टॉफ़ियाँ देनी पड़ती थी। लेकिन अगर आज वही आदमी $1 लेके आएगा तो आपको 20 टॉफ़ियाँ एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। तो इसमें खुश कौन हुआ, ये बाहर वाला आदमी हुआ, क्योंकि ये उतने ही पैसे में अब ज़्यादा सामान आपके पास से ले जा रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है, जनरली बाहर से खूब सारे लोग आएंगे और आपसे खूब सारा सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो तो अपने वही डॉलर लेके आएंगे पर ज़्यादा सारा सामान भारत से बाहर ले जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जब भी रुपया कमज़ोर पड़ता है या डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से फटाफट लोग आएंगे, आपसे सामान बाहर लेके जाएंगे। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो भारत के पर्सपेक्टिव से सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ आप उल्टा करके देखें तो देखिए, अगर आप पहले ₹70 लेके जाते थे और $1 का सामान लाते थे, अब आपके उस ₹70 में $1 का सामान नहीं आ पाएगा। अब आपको उसी $1 के सामान के लिए ₹90 खर्च करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अब आप इस बात से बचेंगे कि बाहर से जाके सामान ना लाया जाए। तो बाहर से जाके सामान भारत में लाना यानी कि इंपोर्ट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। तो बेसिकली डिवैल्यू या डिप्रिशिएट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ये होता है तो एक्सपोर्ट तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया, $1 में अब ज़्यादा सामान आ पा रहा है। तो हर आदमी सोचेगा कि भाई $1 लेके आऊँ मैं, और सामान ले जाऊँ और सामान ले जाऊँ। तो ओवरऑल भारत से बाहर जाने वाला सामान बढ़ जाएगा। बाहर जाने वाला सामान बढ़ा यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। पर वहीं पे भारत का नुकसान ये है कि पहले ₹70 में $1 का सामान ले लेते थे हम, लेकिन अब वही ₹90 देने पड़ेंगे उतने ही चीज़ का सामान लेने के लिए। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अभी रुक जाओ, अभी ना ले, आने वाले समय में जब थोड़ा एप्रिसिएशन आएगा तब सामान ले लेंगे। तो इसी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें रीवैल्यू या फिर एप्रिशिएट की, तो इसमें क्या है, पहले $1 बराबर हुआ करता था ₹70, आने वाले समय में $1 बराबर होके हो गया है ₹50। तो अब देखिए, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, जो अंग्रेज़ आ रहा है आपके पास सामान खरीदने, उसको पहले $1 में ₹70 का सामान मिलता था, यानी कि मैं बात करूं तो उसको 70 टॉफ़ियाँ मिलती थी यहाँ पे, अगर मैं ₹1 की एक टॉफ़ी मानूं तो। लेकिन वही आदमी अगर अब आपके पास आएगा तो अब उसे $1 में सिर्फ और सिर्फ 50 टॉफ़ी मिलेंगी। तो वही वो सोचेगा अभी तो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे को पैसे उतने ही खर्च करने पड़ रहे हैं लेकिन मेरे पास सामान कम आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे वो आपसे सामान खरीदने से बचेगा। तो इसी वजह से जो भारत से बाहर जाने वाला सामान है वो कम होगा। उस सामान की कम होने की वजह से हम ओवरऑल कहते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट्स घटते हैं। लेकिन अब देखिए हमारे केस में क्या होगा। अगर भारत के केस में देखें तो पहले आप ₹70 लेके जाते थे और आपको $1 के सामान मिलता था, अब वही चीज़ आपको ₹50 में मिल जाएगी। यानी और आसान बनाने के लिए देखिए, पहले अगर मैं ₹140 लेके जाता था तो मेरे को $2 का सामान मिलता था, पर वही चीज़ अगर अब मैं देखूं तो अब ₹100 में ही मेरे को $2 का सामान मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो फ़ायदा है, मेरे कम पैसे खर्च हो रहे हैं और मेरे को उतना ही सामान मिल जा रहा है। तो मैं फटाफट बाहर जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में लाने की कोशिश करूंगा। इससे होगा ये कि मेरे देश में आने वाले इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट रीवैल्यू या फिर अप्रिशिएट का। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे एक टर्म होता है, मैंने आपको पढ़ाया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, लेकिन एक और चीज़ होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देखता है कि वहाँ की जो करेंसी है वो एकदम से या तो डिप्रिशिएट हो रही है या फिर डिवैल्यू हो रही है, तो वो इंटरवीन करता है और वो जो है वो मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देखनी है आपको, ये यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो होता है या तो ये करेंसी को खरीद लेता है या फिर ये करेंसी को बेच देता है। अब इसको पूरे को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। समझ लेते हैं, अगर डॉलर का अभी $1 बराबर ₹70 है और आने वाले समय में मान लेते हैं ये $1 बराबर ₹90 हो गया। आरबीआई बैठा बैठा यहाँ पे देख रहा है कि भाई रुपया जो है वो डिवैल्यू होते जा रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, जो डिमांड है वो किसकी बढ़ रही है, वो डॉलर की बढ़ रही है, तभी रुपया एकदम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और उसके साथ हमको मालूम है आरबीआई के पास एक फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसमें उसके पास बहुत सारे डॉलर पड़े होते हैं। आप ये समझ लीजिए आरबीआई के पास एक तिजोरी है जिसमें बहुत सारे डॉलर रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है जिस वजह से रुपया कमज़ोर पड़ रहा है। तो आरबीआई क्या करता है, वो मार्केट में ये डॉलर रिलीज़ करना शुरू करता है। वो करता ये है, वो रुपया खरीदता है और डॉलर को यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली डॉलर की जो डिमांड है वो मीट हो जाएगी। तो सप्लाई और डिमांड जब बराबर होगी तो इतनी तेज़ी से जो रुपया कमज़ोर हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। और साथ साथ आरबीआई ने एक और काम कर दिया कि रुपये की सप्लाई मार्केट में कम कर दी। तो रुपये की सप्लाई कम कर दी लेकिन डिमांड तो उतनी ही है। तो अपने आप जब सप्लाई कम हो गई है तो ये जो इक्विलिब्रियम है मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी डिमांड बराबर सप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सप्लाई कम कर दी है तो अपने आप डिमांड ज़्यादा हो गई, तो रुपये की वैल्यू जो है वो चढ़ने लगेगी, यानी वो कीमती होने लगेगा। तो ये पूरा इंटरवेंशन जो है ये सेंट्रल बैंक का होता है। वो इस तरीके से बेच भी सकती है और ख़रीद भी सकती है। अब आते हैं हम लोग इस न्यूज़ पे। देखिए यूएस और चाइना के बीच में बहुत समय से एक करेंसी वॉर चल रहा है। करेंसी वॉर ऐसा चल रहा है, जनरली क्या होता है समझ लेते हैं, ये है चाइना और ये है यूएस। चाइना से जब कोई भी सामान एक्सपोर्ट होता है यानी कि यूएस की तरफ जाता है, मैं मान लेता हूँ वो ₹100 का सामान था। अगर यूएस उस पर पहले 2% लगाया करता था अपने टैरिफ, तो वो सामान अल्टीमेटली यूएस में ₹102 का पड़ता था। तो इससे क्या होता था, चाइना अपना सामान बेचता था, यहाँ पे जो भी यूएस में लोग रहते हैं वो इस सामान को खरीदते थे ₹102-103 पे मान लीजिए। लेकिन अब ट्रेड वॉर के बाद, या फिर बेटर रहेगा मैं कहूँगा करेंसी वॉर के बाद, ये जो ₹100 का सामान आ रहा है ये तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन यूएस ने कहा कि हम इस पर अब 2% नहीं भाई 10% लगाएंगे। इससे होगा क्या, जो ये ₹100 का सामान पहले ₹102 में मिल रहा था, अब वही सामान मिलेगा ₹110 में। तो जो व्यक्ति अमेरिका में खड़ा होकर ये सामान खरीदेगा उसको लगेगा भाई ₹110 देना तो सही बात नहीं है, इससे बढ़िया मैं अमेरिका का ही सामान इस्तेमाल कर लेता हूँ, चाइनीज़ सामान पर नहीं निर्भर करता। तो इससे होगा क्या, जो चाइना से इस तरीके से ये इंपोर्ट्स आ रहे थे यूएस में वो कम हो जाएंगे, यानी यूएस के इंपोर्ट कम होंगे। और चाइना के केस में अगर आप बात करें तो चाइना के एक्सपोर्ट कम होंगे, क्योंकि चाइना का सामान अब यूएस में जाएगा नहीं, यूएस में बिकेगा नहीं। तो एक तरीके से ये ट्रेड बैरियर्स हो गए। अब दोस्तों यहाँ तक हमको समझ में आ गया, चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया, यूएस का इंपोर्ट कम हो गया। अब ये चाइना के लिए दिक्कत वाली बात है, चाइना अगर देखेगा तो सोचेगा भाई मेरा सामान जो बिक रहा था वो बिकेगा नहीं। तो चाइना ने यहाँ पे एक दूसरी पॉलिटिक्स खेली। उसके कहा जाता है जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि यहाँ पे उसका नाम दिया है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो ये जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसने क्या किया है, उसने मार्केट से डॉलर सारे खरीद लिए हैं। तो ये देखिए अगर डॉलर सेंट्रल बैंक खरीद रहा है तो इसलिए क्या होगा, मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डॉलर है वो तो सेंट्रल बैंक खरीदे जा रहा है, अपने पास रखे जा रहा है। तो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो चाइना की जो करेंसी है उसकी क्या होगा, उसकी वैल्यू कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि जो वैल्यू बढ़ेगी वो तो डॉलर की बढ़ेगी। जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी आपको पता है वैल्यू में इजाफा होता है। तो यानी कि अगर मान ले पहले $1 बराबर 1 युआन हुआ करता था, तो अब डॉलर की कीमत एकदम से बढ़ गई, तो डॉलर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो $1 बराबर 10 युआन हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली युआन के साथ क्या हुआ, युआन की वैल्यू कमज़ोर कर दी गई। तो यूएस ऐसा कह रहा है कि ये चाइना है उसने जानबूझ के ये युआन की वैल्यू कम की है। और क्यों कम की है, देखिए अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी, जब यूएस ने 10% का ट्रेड बैरियर लगाया था तो उससे क्या यूएस में आने वाले चाइनीज़ सामान कम हो गए, यानी यूएस का इंपोर्ट कम हो गया, और चाइना से बाहर जाने वाले सामान कम हो गए, यानी चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया। अब अगर चाइना ने दूसरा मूव खेल दिया, यानी कि पहले $1 बराबर 1 युआन था,
अब $1 बराबर हो गया 10 युआन, यानी कि जो युआन है वो क्या हुआ, डी वैल्यू हुआ या फिर डेप्रिशिएट हुआ। ठीक है, ये तो हो गया है। अब देखिए, अगर मैं अंग्रेज़ हूँ और मैं पहले $1 लेके आता था तो मेरे को 1 युआन का सामान मिलता था, या फिर 1 युआन को माने एक टॉफ़ी मिलती थी। अब अगर वही मैं $1 लेके आऊँगा तो मुझे उसके बदले 10 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो मैं सोचूंगा यार सही है, मेरे $1 पे अब मुझे 10 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, तो फटाफट जाओ चाइना और फटाफट वहाँ से सामान खरीदो। तो यानी लोग बाहर से आएंगे और चाइना का सामान खरीदेंगे। जब भी चाइना का सामान कोई बाहर से आके खरीदेगा, यानी चाइना का सामान दूसरे देशों में जा रहा है। अपने देश से सामान दूसरे देश में जा रहा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना के एक्सपोर्ट घटाने के लिए यूएस ने ये लगाया, चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे ये दूसरा मूव खेला है, और इसीलिए जो यूएस है वो कह रहा है चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। तो दोस्तों बेसिक तौर पे मैंने आपको पूरी चीज़ समझा दी है। अब एक बार मैं आपको एक्चुअल फिनोमिना समझाऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या किया गया है। जो प्रोसेस है वो एक तरीके से कैरी आउट किया गया है। जो चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना था, जो मैंने आपसे बात की थी, जो सेंट्रल बैंक था, उसने काफ़ी सारी शेल कंपनीज़ यहाँ पे खोल दी। शेल कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता, बस वो पड़ी हैं, कोई ट्रांजैक्ट नहीं कर रही, बस नाम के लिए कंपनियां बनी हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं जा रहा। इस तरीके की एकदम कंपनीज़ हैं। तो आप मोटे मोटे तौर पे समझिए, इन जो बैंक था उसने शेल कंपनीज क्रिएट कर दी। अब इसने इन शेल कंपनीज के पास बहुत सारा युआन रिलीज़ किया, जो उसकी लोकल करेंसी है वहाँ की। युआन रिलीज़ करने से क्या हुआ, युआन की जो है सप्लाई बढ़ गई, युआन की सप्लाई बढ़ गई। और फिर मैंने जो आपको ये ऊपर पूरी चीज़ समझाई थी, वहीं पे इसने क्या किया, मार्केट से डॉलर खरीद लिए। तो यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो देखिए, डॉलर की तो डिमांड बढ़ रही है, तो यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और युआन की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि वो तो बहुत सारी सप्लाई में पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से डॉलर और मजबूत होता चला गया और जो युआन है वो और कमज़ोर होता चला गया। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना अपनी जो करेंसी है उसको इतना डिवैल्यू कर चुका है कि वो पिछले 11 साल में अभी तक सबसे कमज़ोर हो गई है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो उसने फॉलो किया है, लेकिन आसान तरीके से समझने के लिए मैंने आपको ये ऊपर वाला पूरा चीज़ समझा दी। बेसिकली उसने क्या किया है, मोटे मोटे तौर पे डॉलर खरीद लिए हैं मार्केट से। डॉलर खरीदने से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई, डॉलर की शॉर्टेज हो गई, लेकिन लोगों को तो डॉलर चाहिए, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से आपको मालूम है किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो यानी उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और इसी सब के चलते चाइना से जो एक्सपोर्ट्स यानी कि जो माल बाहर जा रहा था वो चीज़ बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। तो जो यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो रहे थे उसको यहाँ पे बैलेंस कर लिया गया करेंसी डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन से। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीपी मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो पहले दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये संस्था जो है, ये जो आपके सामने अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल एफटी है, ये आया कैसे। इसके पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जो इसके पूर्वज के रूप में देखी जाती थी, उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये करीब 1963 के आसपास स्थापित एक बॉडी थी। हालांकि ये जो संस्था है इसको 2002 में रिप्लेस कर लिया गया था एक दूसरी बॉडी के द्वारा। जो नई बॉडी बनी थी उसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। इसका बेसिक फोकस था कि जो पूरा अफ्रीका है, इस महाद्वीप में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए, यानी आर्थिक आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। अभी जो अफ्रीकन यूनियन है ये समय समय पे सेशंस करता रहता है, अपने सत्र आयोजित करता रहता है। तो 2012 में इथियोपिया में एक जगह है अदीस अबाबा करके, वहाँ पे इसी अफ्रीकन यूनियन ने या फिर अफ्रीकी संघ ने अपने 18वें सत्र को आयोजित किया था। उसमें एक बात बोली गई कि भाई हम वर्ष 2017 तक एक नया महाद्वीपी एफटीए तैयार करेंगे, या फिर एक महाद्वीपी मुक्त व्यापार क्षेत्र तैयार करेंगे। और ये जो उस टाइम प्लेज ली गई 2017 में, 2015 के आसपास से इसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गए। फाइनली हम बात करते हैं वर्ष 2018 की। ये वही वर्ष है जिस टाइम FCTA यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल FTA अडॉप्ट कर लिया गया और सिग्नेचर के लिए खोल दिया गया। ये सभी जो चीज़ें हुई थी ये हुई थी रवांडा के किगाली में, और इसी वजह से इसको किगाली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। फिर उसके बाद ये लागू कब से हुआ, ये 30 मई 2019 से लागू हो गया है। अब बात करते हैं हम ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल FTA बना रहे हैं, यानी ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र आप बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है।
सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि WTO या फिर विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मुक्त व्यापार समझौता हुआ है तो वो यही है। इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी स्टेट्स ने भाग लिया है। इसका फोकस क्या है? मान लेते हैं हम लोग कि भाई ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसके बीच में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाए। यानी कि अगर आपके पास कोई गुड है, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा कहीं भी मूव करानी है, तो आप बिना किसी टेंशन, बिना किसी ट्रेड बैरियर या कोई पैसा दिए बिना ही मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो पूरी जगह पे फ्री हो गई। यानी कोई भी किसी और दूसरी कंट्री पे किसी तरीके का भी ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं कि आपकी जो गुड है उस पर 10% मैं अपनी कंट्री में ट्रेड बैरियर लगाऊंगा, या समझिए इजिप्ट से कोई चीज़ जा रही है यहाँ पे इथियोपिया या कहीं पे, तो वहाँ पे अगर इथियोपिया 10% उस पर ट्रेड बैरियर लगा दे तो 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में हो गई। तो ऐसा नहीं है, ये पूरा फ्री ट्रेड एरिया है। यानी इस एरिया में ट्रेड पूरी तरह फ्री रहेगी, कोई भी इस तरीके के एक्सटर्नल बैरियर्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। इसकी वजह से अफ्रीका के अंदर जो ट्रेड है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक ट्रेड फैसिलिटेशन रिजाइम्स खुल जाएंगी, और अल्टीमेटली सभी इंडस्ट्री के बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली 12th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुई है अफ्रीकन यूनियन की, तो उस समिट में टोटल 55 मेंबर जो कि अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स हैं, उनमें से 54 ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन पे साइन कर दिए हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई क्रॉस बॉर्डर फ्री ट्रेड जुलाई 2020 से स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो संस्था है ये इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1989 में, और G7 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हम आगे अपने इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे G7 क्या होता है। अभी आप ये याद रखें कि G7 कंट्रीज़ द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना है, लेकिन फिर उसके बाद 9/11 के अटैक के बाद इसके ऊपर एक और नई जिम्मेदारी सौंपी गई कि टेरर फाइनेंसिंग को भी अब इसको रोकना है। जो भी पैसा किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाता है उसको हम लोग टेरर फाइनेंसिंग का नाम देते हैं। तो 2001 में जब 9/11 अटैक्स हुए थे उसके बाद इसका जो मैंडेट है उसको बढ़ा दिया गया, यानी इसका जो कार्य है उसको बढ़ा दिया गया। इसके ऊपर एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई कि अब से आपको ये भी देखना है कि टेरर के फाइनेंसिंग को कैसे कम किया जा सकता है। अब जो भी FATF के सदस्य होते हैं, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, FATF उनको भी बोलता है कि भाई जो ये मेरे 2 कार्य हैं, यानी कि पहला तो है मनी लॉन्ड्रिंग और जो दूसरा है वो है आतंकवाद का फाइनेंसिंग या टेरर फाइनेंसिंग, तो अपने सदस्यों को बोलता है कि आप भी इन दोनों कार्यों पे काम करें। अगर आप काम कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको FATF ने चेतावनी दे दी और उसके बाद भी आपने इन पे काम नहीं कर पाए तो FATF आपको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। उसके बाद आप पे कुछ सैंक्शंस लगाने के लिए आपको चेतावनी देता है कि अगर आपने अभी भी कुछ काम नहीं किए तो आगे जाके आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और आपके ऊपर इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो यानी अगर बात करूं तो इसके बाद भी अगर कोई भी कंट्री कंप्लाई नहीं करता तो उसको डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में अगर आप पहुंच गए FATF की तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, यानी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारी जगह से जहां से आप पैसा कमाते हैं वो सब आपके रोक दिए जाएंगे। और जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस क्रेडिट रेटिंग को भी गिरा दिया जाएगा, जिससे कि वो कंट्री कहीं और जाके लोन भी नहीं ले पाएगी और पूरे विश्व के सामने उसकी इमेज भी खराब होगी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि कहा जाता है कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था 2018 में, क्योंकि वो आतंकवाद के पास जो फाइनेंसिंग जा रही है, जो रुपया जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा था और इनफैक्ट वो जन्मभूमि बन रहा था बहुत सारे आतंकवादी संगठन की। तो इसीलिए 2018 में उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसको एक टाइमलाइन दी थी जो कि थी अक्टूबर 2019 तक। उसको कहा था भाई अक्टूबर तक टाइम दे रहे हैं, अगर आप अपने टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, आपको पता है कि उसकी तरफ पैसा जा रहा है, फंडिंग जा रही है, तो अगर आप टेरर फंडिंग को रोकने में कामयाब हुए तो ठीक है, अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो हम आपको डाल देंगे ब्लैक लिस्ट में। तो भाई अभी न्यूज़ ये है कि इस FATF ने, जो कि टेरर फंडिंग वॉचडॉग है, उसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
उसने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी टेरर फंडिंग पे लगाम लगाने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, वो नाकाम है। इसी वजह से उसको काली सूची या फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की वजह से उसके ऊपर अब इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। देखिए जो लिस्ट है इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो है ग्रे लिस्ट और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट ये होता है कि जब कोई भी कंट्री के आतंकवाद से लड़ने के लिए लॉज वीक हैं, तो भाई ऐसे में FATF आता है, वो कहता है हम आपको अपनी खुद की गाइडलाइंस देंगे, हम आपको रूल्स बना के देंगे, आप उस पर काम करिए, उसके तहत आप टेररिज्म को रोक पाएंगे। और इसी के तहत जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया था तो 2018 जून महीने में उसको 27 पॉइंट की गाइडलाइन दी गई थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा, तो इसीलिए उसको डाल दिया गया ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट क्या होता है भाई? ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले FATF जो कंट्री है उसको एक टाइम फ्रेम देता है कि इतने टाइम में हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर पाते हैं, क्या आप आतंकवाद को रोक पाते हैं। अगर उतने टाइम फ्रेम में आप कुछ ना कर पाए तो फिर आपको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो उस टाइम फ्रेम के तहत अक्टूबर 2019 का टाइम मिला था पाकिस्तान को, जिसमें कुछ खास कर नहीं पाया तो वो आ गया ब्लैक लिस्ट में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है। ये एक संस्था है जो कि प्रेसिडेंट की डिक्री से बनी थी रशियन फेडरेशन में 2015 में। तो फोरम यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग मिलते हैं और सबकी चर्चा करते हैं कई कई मुद्दों पे। तो ये इसी वजह से एक फोरम है जो कि हर एक साल कंडक्ट कराया जाता है व्लादिवोस्टॉक में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो हर साल कराई जाती है व्लादिवोस्टॉक में। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंट ने खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रशिया में इसको बनाया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फोरम क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म पे लोग एक साथ आते हैं और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे की इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि इकोनॉमी इसमें एक वर्ड है तो आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमी के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जाती है। इकोनॉमी यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रीजनल इंटीग्रेशन से हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे नए इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को डेवलप किया जाए। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो इस फोरम में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि इसमें लीडिंग पार्टनर कंट्रीज़ आती हैं एशिया पैसिफिक रीजन की, साथ में एशियान की बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें सम्मिलित होती हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मिस्टर मोदी को इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के तौर पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, जो कि 5 सितंबर को होने वाली थी। होती कहाँ है? हमने आपको बताया था यहाँ पे हर साल एक ही जगह पे होती है, जो कि है व्लादिवोस्टॉक। इसको रशिया का फार ईस्ट भी कहा जाता है। अब एक बार ये फार ईस्ट टर्म को समझते हैं। फार ईस्ट यानी कि अगर मान लीजिए ये रशिया है तो इसका एक्सट्रीम जो पूर्वी भाग है यानी ईस्टर्न पार्ट है उसको आप कहेंगे फार ईस्ट। ये बेसिकली 2 ओशियन को बॉर्डर करती है, जो कि है आर्कटिक और पैसिफिक। उसके अलावा ये 5 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है, जो कि है चाइना, जापान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। तो ये 5 कंट्रीज है जहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन आपसे फार ईस्ट के बारे में पूछ लिया जाए तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान दें। अगर फार ईस्ट में पाई जाने वाले रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में डायमंड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा बोरेक्स का मटेरियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा गोल्ड, टंगस्टन, फिश, सी फूड इसमें भी काफ़ी फेमस है। तो ये फार ईस्ट के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे एक और परिभाषा दे रखी है। फार ईस्ट क्या है? ये लेक बैकाल, ईस्टर्न साइबेरिया और पैसिफिक ओशियन के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे फार ईस्ट कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान कर सकते हैं। और अभी एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फार ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, भारत ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। और वो किसके लिए दिया? ये जो फार ईस्ट मैंने आपको बताया इसी के विकास के लिए ये पैसा दिया गया है। इसको यहाँ पे सुदूर पूर्व भी कहा गया है। तो ये आप यहाँ पे पूरी चीज़ देख सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हुआ यह है कि पीएम मोदी जो है उन्होंने भूटान विज़िट किया है। और भूटान विज़िट करने के बाद उन्होंने कहा है जो भूटान है और भारत है ये दोनों ही नेचुरल पार्टनर्स हैं
और उसके अलावा दोनों ही देशों ने अपने लोगों के जीवन में समृद्धि लाने के पूरे प्रयास किए हैं। इस दौरान 10 MOU साइन किए गए हैं, जिसके तहत ये कोशिश की गई है कि बाइलैटरल रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और एनर्जी के फील्ड में और कोऑपरेशन दिखाया जाए। अगर हम यहाँ बात करेंगे कोई MOUs के, तो यहाँ पे एक तो इनॉग्रेट किया गया है पावर प्लांट, जिसका नाम है मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इससे तो ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो भूटान की नीड्स को फुलफ़िल करने में जाएगी और जो भी बचेगी वो भारत को सप्लाई की जाएगी। उसके अलावा रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है भूटान में, जिससे कि हमने ये चाहा है कि हमारा जो बाइलैटरल रिलेशन है वो दोनों ही देशों के बीच में और ज़्यादा मजबूत हो पाए। करेंसी स्वैप के तहत एडिशनल $100 मिलियन हम लोग भूटान को दे रहे हैं, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट को हम मीट कर पाएँ। स्पेस कोऑपरेशन में भी हमने बात की है, तो भूटान में एक साउथ एशियन सैटेलाइट के उपयोग के लिए इसरो की सहायता से एक ग्राउंड अर्थ स्टेशन और सैटकॉम का नेटवर्क डेवलप किया गया है। तो ये जो चीज़ है ये भूटान में ही है। उसके अलावा इंटरकनेक्शन पे एक MOU साइन किया गया है, जहाँ पे जो भारत का नॉलेज नेटवर्क है और जो भूटान का ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो यानी इससे क्या होगा, नॉलेज का एक्सचेंज बढ़ेगा और हर एक फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं कि भूटान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे इंडिया और बहरीन के संबंध या फिर टाइज के बारे में हम बात करेंगे। अगस्त में PM नरेंद्र मोदी ने बहरीन में विजिट किया था। उसी के साथ एक ये लैंडमार्क विजिट रहा, क्योंकि ये आज तक का सबसे पहला प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट था इंडिया से बहरीन में। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री बहरीन में विजिट नहीं किए हैं। दोनों ही देशों ने यहाँ पे टेररिज्म को कम करने के ऊपर बात की है। साथ में दोनों ने सिक्योरिटी की फील्ड में एक साथ काम करने के और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक दूसरे का समर्थन दिखाया है। उसके अलावा इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की भी बात की गई है। उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाने की यहाँ पे बात की गई है और स्पेसिफिकली गल्फ रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की कोशिशें दोनों ही देश करेंगे। जो एक गल्फ रीजन है, ये कहा जाता है कि पायरेट्स या फिर समुद्री लुटेरों से डोमिनेटेड है, तो इसी वजह से ज़रूरी है कि वहाँ पे अच्छे से मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक दूसरे के समर्थन से बढ़ावा दिया जाए। भारत ने बहरीन को आमंत्रित किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन कर सके। उसके अलावा भारत ने एक यहाँ पे मंदिर है, उसका रिनोवेशन शुरू कराया है। जो मंदिर है वो श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है और वो मनामा में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ओल्डेस्ट मंदिर है गल्फ रीजन का। तो ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक रुपए कार्ड को गल्फ किंगडम में लॉन्च करने के लिए भी हमने MOU साइन किया है। जो MOU साइन किया गया है वो दो कंपनीज़ के बीच में किया गया है। भारत से तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रुपए के लिए ब्रेन चाइल्ड के तौर पे माना जाता है, यानी रुपए का ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जो बहरीन है वहाँ से जो दूसरी संस्था है वो है बेनिफिट नाम की संस्था। ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये एक कंपनी है जो बहरीन में ATM संभालती है और साथ में जो भी पॉइंट ऑन सेल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी संभालती है। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज करेंगे हम लोग, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एक्सचेंज करेंगे हम लोग और सोलर एनर्जी में हम लोग एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पे MOU साइन किए गए हैं। इनमें से आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ आप ऐसी उठा लें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके अलावा ये वाला पॉइंट। और इनको आप अगर क्वेश्चन आए मेंस में कि इंडिया और बहरीन के किस तरीके से संबंध रहे हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपको एडिशनल मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे भारत को जानो कार्यक्रम या फिर नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोग्राम क्या है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। उसके तहत होता ये है कि जो भी इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है, उनको यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है भारत के बारे में जागरूक बनने के लिए, भारत के कल्चरल हेरिटेज को जानने के लिए, भारत में जो भी कलाएँ हैं उनको समझने के लिए, और कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी जो आज का भारत है, आज का जो इनक्रेडिबल इंडिया है, अतुल्य भारत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। उन सभी एस्पेक्ट्स को उभार के सामने लाने के लिए ये जो इंडियन ओरिजिन का यूथ है इसको प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी प्रोग्राम को कहते हैं नो इंडिया प्रोग्राम, यानी भारत को जानो प्रोग्राम।
इसमें ये जो यूथ है इसको प्रोत्साहित किया जाता है कि ये भारत को जाने, वो भारत के कल्चर को जाने, भारत की कलाओं को जाने, अलग अलग एस्पेक्ट्स को जाने और भारत के प्रति अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करे। तो न्यूज़ में ये है कि एक ग्रुप इंडियन ओरिजिन यूथ का अभी अभी विजिट किया है 54th एडिशन नो इंडिया प्रोग्राम में, जो कि 1 अगस्त से 25 अगस्त 2019 को शेड्यूल किया गया था। और इसमें पार्टनर स्टेट्स थी पंजाब और हरियाणा। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि पार्टनर स्टेट्स कौन थी इस बार नो इंडिया प्रोग्राम में, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब हरियाणा पार्टनर स्टेट्स थी। ये बेसिकली 25 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों की भी मदद लेता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसमें 18 से 30 साल के युवक जो हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि भारत के बारे में और ज़्यादा वो जागरूक बने। इस प्रोग्राम को 2004 से चलाया जा रहा है और मिनिस्ट्री ने अभी तक 53 एडिशन इसके कंडक्ट कर लिए हैं, और इसमें करीब 1800 से ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियन यूथ ने पार्टिसिपेट किया है। आपको मैंने बताया यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का यूथ है। क्वेश्चन आपको एक जगह पे कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, इंडियन ओरिजिन का यूथ का ये मतलब नहीं है कि उस इंडियन को या फिर उस यूथ को भारत में ही रहना चाहिए। हो सकता है भारत में 10th-12th क्लास तक पढ़ा हो, भारत में उसका ओरिजिनेशन हो, लेकिन अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहा हो या कहीं और पढ़ रहा हो, तो उसको भी इसी के तहत कंसिडर किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इंडियन ओरिजिन यूथ का मतलब ये नहीं है कि वो भारत में ही निवास कर रहा हो। अभी दोस्तों अब हम समझते हैं G7 क्या होता है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी इसका एक 45वां एडिशन चल रहा है, जो कि फ्रांस होस्ट कर रहा है। जनरली ये होता है जिस भी कंट्री में ये होता है, यानी जो भी इसकी मेज़बानी करता है उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो चाहे तो G7 कंट्रीज़ के बाहर से भी किसी को इसमें आमंत्रित कर सकता है। तो इसी के तहत फ्रांस ने पीएम मोदी को G7 की मीटिंग में स्पेशल गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया था। अब यहाँ पे हम समझते हैं G7 है क्या। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। तो उसमें टोटल 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है। कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको बेसिकली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित किया गया था। इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं ये पूरे विश्व की अगर नेटवर्थ हम लोग निकालेंगे तो उसके करीब 58% ग्लोबल नेट वेल्थ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जनरली होता क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है वो इसमें एक इनवाइटेड गेस्ट के तौर पे आता ही आता है। और मैंने आपको बताया जिस भी देश में ये कंडक्ट होती है, यानी जो भी इसकी मेज़बानी करते हैं, उसके पास एक एडिशनल अधिकार होता है कि वो किसी और देश को जो कि G7 में नहीं हो उसको भी यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं। उसी के तहत पीएम मोदी को उसमें आमंत्रित किया गया था। उसके अलावा G7 के बारे में और आप देखें तो दुनिया के 7 सबसे अधिक औद्योगिक और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ये एक समूह है। तो यहाँ पे लोग जो इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पे चर्चा करते हैं। फ्रांस की तरफ से इस बार भारत को आमंत्रित किया गया था। तो इस बार G7 हो कहाँ रहा है? फ्रांस के बिरिड्स नामक शहर में हो रहा है। ये जो इस बार हो रहा है उसकी जो फोकस है वो है लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी। ये और चीज़ आप ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो पूरा समूह है इसको जनरली कम्युनिटीज़ ऑफ वैल्यू माना जाता है, यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला ये समुदाय अपने आप को मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और टिकाऊ विकास, ये इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूं जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 6 देशों से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। उस समय पूरे विश्व में आर्थिक संकट चल रहा था, उसकी संभावनाएं चल रही थी बेसिकली, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो इस तरीके से थी कि आने वाले समय में हो सकता था कि वैश्विक आर्थिक संकट आ जाए। तो उसके ऊपर क्या क्या समाधान निकाले जा सकते हैं इस पे विचार किया गया था। 1975 के बाद जो अगला हुआ 1976 में, वहाँ पे कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। 1975 में क्या टोटल 6 कंट्रीज़ थी। अगले साल 1976 में कनाडा यहाँ पे जुड़ गया, जिसकी वजह से ये 7 हो गई। तो G7 जो आज आप पढ़ते हैं 1976 का है बेसिकली वो, लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी ओरिजिनल फॉर्मेशन डेट देखेंगे तो वो 1975 है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें हर एक जो सदस्य है इसका वो बारी बारी से इसके अध्यक्षता लेता है, और ये होता कितना है, 2 दिवसीय होता है ये।
ये जो प्रक्रिया है ये पूरी रोटेशन में चलती है, यानी कि इस तरीके से ये चक्र में चलती है। अब हम चलते हैं एक एक्सरसाइज की ओर, एशियान यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज AUMX। पहली अभी तक की AUMX एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है एशियान और यूएस के बीच में। और कहाँ हुई है, तो ये थाईलैंड के एक नेवल बेस पे हुई है जिसका नाम है सैटाहिप नेवल बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहाँ पे हुई है, सैटाहिप नेवल बेस पे हुई है, और ये एक्सरसाइज पहली है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एशियान के तो सारे देश आएंगे ही आएंगे और दूसरी तरफ से यूएसए आएगा। कौन पार्ट ले रहा है, नेवीज पार्ट ले रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नौसेना यहाँ पे पार्ट ले रही है। और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जो भी टारगेट वेसल्स हैं उनको बोर्ड करके हम लोग सर्च करेंगे और सीजर ऑपरेशंस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये इंटरनेशनल वाटर्स में जाएगी साउथ ईस्ट एशिया में, और इसको गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी कंडक्ट किया जाएगा और साउथ चाइना सी तक ये एक्सटेंड करेगी और फाइनली कंक्लूड होगी सिंगापुर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ समापन है, सिंगापुर में है। कहाँ कहाँ जा रही है, तो साउथ ईस्ट एशिया के इंटरनेशनल वाटर्स में जा रही है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में जा रही है, साउथ चाइना सी में जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ये याद रखना आप। पहला ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। उसके अलावा कहाँ पे हो रही है, थाईलैंड के एक नेवल बेस पे जिसका नाम है सैटाहिप, उस पे हो रही है। तो इसमें कौन कौन आएगा, एशियान की तरफ से सारे 10 मेंबर्स आएंगे, दूसरी तरफ से यूएस आएगा। कौन पार्ट ले रहा है, नेवीज पार्ट ले रही हैं इसमें, और ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी एक्सटेंड करेगी। कहाँ कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिर ऊपर जाएगी साउथ चाइना सी में, और इसका समापन कहाँ होगा, सिंगापुर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार एशियान की बात कर लेते हैं। क्या नाम है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बेसिकली रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 10 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। ये 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। थाईलैंड, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है बैंकॉक डिक्लेरेशन से 8 अगस्त 1967 को। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फार ईस्ट पॉलिसी है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फार ईस्ट जो है वो हम लोग रशिया के संदर्भ में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे, ये जो सारा एरिया है लेक बैकाल ये है, यहाँ से लेकर जो ईस्टर्न साइबेरियन सी है, यानी ये वाला जो पूरा एरिया है, और इस तरफ पैसिफिक ओशन, तो ये जो एरिया है ये सारे एरिया को आप कहते हैं रशिया का फार ईस्ट। तो अब ध्यान रखें, जब भी फार ईस्ट की बात हो तो इस वाले एरिया को वो इंडिकेट किया गया है। लेक बैकाल के इधर उसके ऊपर ईस्टर्न साइबेरिया आ गया और उसके इधर पैसिफिक ओशन आ गया। तो ये जो पूरा एरिया है इसको आप कहेंगे रशिया का फार ईस्ट। तो अब इंडिया ने इस फार ईस्ट के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $1 बिलियन का फार ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एरिया है रिसोर्स रिच है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायमंड काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ पे टंगस्टन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, यहाँ पे गोल्ड काफ़ी मात्रा में मिलता है। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे फ़िश की भी बहुत अच्छी सी अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा सी फूड यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत बढ़िया मिलता है। तो इस वजह से ये रिसोर्स रिच है, लेकिन इसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक रुकावट आ रही है। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए भारत ने फार ईस्ट के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। और ये जो दिया गया है ये दिया गया है हमारी एक पॉलिसी के तहत जिसको हमने रखा है एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। ये सब हुआ कब था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने गए थे। हमने ये भी बात की थी कि ये एक ही जगह पे होती है जो कि है व्लादिवोस्टॉक। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मोदी जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत की तरफ से जिन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट किया। इस समिट में और भी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। उसके अलावा मैंने आपको फार ईस्ट के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया था, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। ये जो व्लादिवोस्टॉक है ये लार्जेस्ट पोर्ट है रशिया का पैसिफिक कोस्ट पे, यानी जो पैसिफिक ओशन है इस तरफ, तो उसका जो भी पोर्ट आप देखें उसमें सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है व्लादिवोस्टॉक। और भारत पहला कंट्री है जिसने अपना कंसलेट खोला है व्लादिवोस्टॉक के लिए।
और अभी तक ऐसा किसी भी कंट्री ने नहीं किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट आपके एग्जाम में आने योग्य है। उसके अलावा एक MOU साइन किया गया था भारत और रशिया के बीच, जिसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक फुल फ्लेजेड मैरीटाइम रूट बना दे रशिया के व्लादिवोस्टॉक से भारत के चेन्नई पोर्ट तक। यानी आप समझ रहे हैं रशिया यहाँ कहीं है और यहाँ से ये जो चेन्नई है भारत का, यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक हम लोग फुल फ्लेजेड मैरीटाइम रूट तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए हमने यहाँ MOU भी साइन किया है। इससे दोनों ही देशों के जो ट्रेड रिलेशन है उसमें और मजबूती आएगी। इसके अलावा दोनों ही पक्षों ने यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं जो मिलिट्री से संबंधित है, टेक्निकल कोऑपरेशन से है, एनर्जी से है, साइंस से है, LNG बिजनेस से, LNG सप्लाई से, नेचुरल गैस से। इस तरीके काफ़ी रिसोर्सेज चीज़ों के लिए हमने वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए हैं। फिर यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दिया गया है ट्रेड टेंशन बिटवीन US एंड चाइना। मैंने जब आपको अपना अभी पुरानी न्यूज़ पढ़ाई थी जहाँ पे अमेरिका चीन के ऊपर आरोप लगा रहा था कि वो युआन को, यानी जो उसकी लोकल करेंसी है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो उस केस में मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी। मैंने आपको ये बता दिया कि क्या ट्रेड टेंशन्स है। वही चीज़ें यहाँ पे सब दे रखी हैं कि भाई जो US है उसने शुरुआत में ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, जैसे मैंने 10% का बताया था आपको, जिससे कि चाइना की 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी वहाँ पे 110 रुपये में। और चाइना ने इसी के रिस्पॉन्स में जो अपना युआन है उसको डिवैल्यू कर दिया, जिससे कि एक्सपोर्ट बरकरार रख सके। तो यही पूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा है कि सप्लाई चेन्स का मिसमैनेजमेंट हुआ, उसकी वजह से ये पूरी चीज़ें एक व्यापार तनाव में बदल चुकी हैं। ये जो डिस्प्यूट है कब शुरू हुआ, जब ट्रंप ने हैवी टैरिफ्स लगा दिए, जो हमने आपको बताया था 10% इंपोर्टेड स्टील पे, एल्यूमिनियम पे। चाइना ने इसी के रिस्पॉन्स में US पे बहुत सारे इसी तरीके के टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे। फिर धीरे धीरे जो US है उसने ये सारे ट्रेड टैरिफ्स और बढ़ाए, चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में काम किया। तो इस तरीके से ये ट्रेड टेंशन्स बढ़ती ही चली गई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होता है तब हम इस टॉपिक को वापस लेंगे और आपको वापस से इसके बारे में समझाएंगे। अब दोस्तों जो यहाँ हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत और मालदीव्स के संबंध। तो इसको मैं शुरू कराने से पहले एक बैकग्राउंड आपके मन में क्लियर कर दूं कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में किस तरीके से संबंध रहे हैं। तो बात आती है 2012 से लेकर 2018 तक की। तब मालदीव्स जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। बेसिकली ये राजनीतिक क्राइसिस था, ये वहाँ के राष्ट्रपति की वजह से था। राष्ट्रपति जिनका नाम था यामीन गायूम, वो प्रो चाइना स्टैंड रखते थे। क्योंकि यामीन गायूम प्रो चाइना स्टैंड रखते थे तो ये बात तो श्योर थी कि भारत के साथ मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वो ख़राब होंगे। उस दौरान भारत और मालदीव्स के रिश्तों में दरार पड़ी। उसके अलावा वीज़ा का जो पूरा प्रोसेस था भारत और मालदीव्स के बीच, वो भी इससे काफ़ी अफेक्ट हुआ। अगर हम बात करें तो दोनों देशों में लोग किस तरीके से आपस में काम के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो मालदीव्स में काम करते हैं टूरिज़्म सेक्टर में, और वहीं पे बहुत सारे मालदीवियंस ऐसे हैं जो भारत आते हैं पहला एजुकेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर रोज़गार के लिए, और तीसरा है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए भारत और मालदीव्स के बीच में लोगों का भी बहुत इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। तो इसी वजह से ये अगर दोनों ही देशों के बीच में संबंध अच्छे होंगे तो ये सब प्रोसेस जो है इजीली कैरी आउट हो सकेंगे। लेकिन 2018 में और ज़्यादा तनाव आ गए भारत और मालदीव्स के रिलेशन में, जब वहाँ के राष्ट्रपति यामीन ने जो इंडियंस का वर्क परमिट था उसको रिन्यू करने से मना कर दिया, और साथ साथ जो भी भारतीय मालदीव्स में जा रहे थे किसी न किसी रोज़गार की तलाश में, उनको वर्क परमिट इशू करने से ही मना कर दिया। यानी जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है और अगर उनका वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है तो उसको रिन्यू नहीं करेंगे। अब जितना काम कर लिया आपने बहुत है, अब आप वापस अपने घर जाइए, और जो नया व्यक्ति आएगा उसको न्यू वर्क परमिट इशू नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो दोनों ही देशों में रिलेशन थे उनमें और ज़्यादा तनाव आ गया। लेकिन फिर उसके बाद 2018 के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। बेसिकली सितंबर 2018 में वापस वहाँ पे राष्ट्रपति के इलेक्शंस हुए, और यहाँ पे इब्राहिम सोलेह मालदीव्स के राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। जो इब्राहिम सोलेह थे ये प्रो इंडियन स्टैंड रखने वाले प्रेसिडेंट थे। इसी वजह से अब वापस जो संबंध है वो सुधरना शुरू हो गए हैं, और जो वीज़ा के नॉर्म्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था यहाँ पे उनको लिबरलाइज कर दिया, यहाँ यानी कि उनको वापस से ढीला छोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं मालदीव्स भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए जो मालदीव्स है वो जनरली पूरा कोरल आइलैंड से बना हुआ है। अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो करीब 1200 कोरल आइलैंड से ये मिलके बना है। उसके अलावा जो मेजर शिपिंग लेन्स हैं पूरे विश्व की,
जहाँ से शिप्स गुजरती हैं वो मालदीव्स के निकट ही बनी हुई हैं। चाइना की ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेजेंस है मालदीव्स में, तो ये एक चिंताजनक बात है। देखिए, चाइना की एक पॉलिसी होती है दोस्तों। चाइना जनरली अगर कभी भी कोई प्रो चाइनीज़ कई लीडर आ गया तो चाइना उस देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे पैसे दे देता है, इतनी बड़ी रकम दे देता है कि ये जो देश है ये उसको वापस लौटाने में सक्षम ना हो पाए। और बेसिकली अगर कभी भी ये प्रो चाइनीज़ लीडर चला गया तो फिर चाइना ब्लैकमेल करना शुरू करता है। चाइना बोलता है हमने तुम्हें इतने पैसे दिए, वो तुम लौटाओ या फिर तुम कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंस होने दो। तो इस तरीके से चाइना पूरा गेम खेलता है। चाइना जब मालदीव्स में इससे पहले अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी, या फिर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट यामीन गायूम की सरकार थी, तो उस समय चाइना ने मालदीव्स को बहुत सारे पैसे दिए और मालदीव्स से कहा कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो। अब जब सरकार बदल गई है तो इतना सारा पैसा वापस चाइना मांग रहा है कि भाई मैंने तुम्हें उधार दिया है, मेरे को वापस दो। वो इतनी जल्दी देना संभव नहीं है। हालांकि भारत भी इस केस में मालदीव्स की मदद कर रहा है और उसको जितना हो सके पैसा दे रहा है जिससे कि वो चाइना का डेट रिटर्न कर सके। लेकिन चाइना अपने इसी डेट पॉलिटिक्स की वजह से अपनी हर जगह प्रेजेंस बना के रखना चाहता है। तो मालदीव्स में भी चाइना की इकोनॉमिक प्रेजेंस है, जो हमारे लिए चिंताजनक बात है। उसके अलावा करीब 25,000 इंडियंस मौजूद हैं मालदीव्स में। इनफैक्ट ये फिगर अब तो 25,000 से भी ऊपर चला गया होगा। तो बेसिकली ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है यहाँ। तो ये कुछ फैक्ट है जिनकी वजह से मालदीव्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मालदीव्स और भारत फिलहाल में अपने डिफेंस के कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं और इसी के तहत यहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लीज के बारे में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे कि मैरीटाइम सर्विलेंस को और ज़्यादा मजबूती मिल सके। उसके अलावा मालदीव्स को भारत के कोस्टल रडार चेन नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया। डिज़ास्टर रिलीफ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। इंडिया ने मालदीव्स को कुछ गिफ्ट किया था। क्या गिफ्ट किया था? इंडिया ने मालदीव्स को हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे। 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स 2013 में गिफ्ट किए गए थे, जो कि पहले ऑपरेट किए जाते थे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा और इंडियन नेवी द्वारा। अभी कोस्टल रडार्स क्या हैं? बेसिकली जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उसमें ये पाया गया था जो टेररिस्ट थे वो समुद्र के रास्ते से भारत में एंटर हुए थे। तो उसके बाद से इंडिया ने कोस्टल रडार का एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है और पूरी चेन वो तैयार कर रहा है, जिससे कि कोई भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो तो वो तुरंत भारत को पता लग सके और उसको मॉनिटर किया जा सके। तो उसी चेन नेटवर्क के तहत अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव्स को भी हम ले आएँ। अब अगर हम लोग यहाँ डॉर्नियर के बारे में देखें, जो कि अभी एग्रीमेंट के तहत तय किए गए हैं, इनको लीज किया जाएगा। तो ये बेसिकली डिज़ाइन और डेवलप किए गए हैं डॉर्नियर GmbH द्वारा, यानी जर्मनी फ्रांस द्वारा 1970s में इसको किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हाल एक कंपनी है भारत की, इसको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो लोकली इसको प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से 1983 से हाल ने काफ़ी सारे प्रोड्यूस किए हैं। ये 19 सीटर होता है और इसको मल्टीपर्पज़ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।